हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। कुल मिलाकर आज हमें जिस स्वरूप में महाद्वीप नजर आ रहे हैं, जिस स्वरूप में महासागर नजर आ रहे हैं, उनका वितरण यहां तक कैसे पहुंचा। तो मैंने आप लोगों को पेंजिया और पैंथालासा वाली स्टोरी सुनाई थी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कि एक समय में सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे जिनका नाम था पेंजिया, और एक सारे जो महासागर थे वो भी जुड़े हुए थे और नाम था पैंथालासा। और पेंजिया का डिवीजन हुआ पहले लॉरेंशिया में, गोंडवाना लैंड में, फिर लॉरेंशिया जो था, जो नॉर्थ हिस्सा था, वो भी डिवाइड हो गया जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने, और दक्षिणी हिस्सा भी डिवाइड हो गया जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप बने। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने जो थी स्टोरी जान ली थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सबूत क्या है कि पेंजिया के स्वरूप में एक महाद्वीप था। कुल मिलाकर सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जो थे प्रमाण भी प्रस्तुत किए कि सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, क्योंकि हमें महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता नजर आ रही है, हमें महाद्वीपों में साम्यता नजर आ रही है। जिस तरीके से जीवाश्मों के अवशेष हैं, प्लेसर निक्षेप हैं, टिलाइट है, वो निक्षेप हमें नजर आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि एक ही तरह की चीजें अलग अलग महाद्वीप में कैसे मिल सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर सारे जो महाद्वीप थे वो जुड़े हुए थे। आप लोगों को स्टोरी याद है ना? अगर नहीं पता है तो सबसे पहले पुरानी वाली वीडियो देखें, नहीं तो ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? नाम है प्रवाह संबंधी बल। कुल मिलाकर मैं आपसे आज की वीडियो में ये शेयर करूंगा, ये बताऊंगा आप लोगों को कि पहले हम लोगों ने देखा था कि सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, नाम था पेंजिया। डिवीजन के बाद सरकते हुए ये स्वरूप आज के समय में हमें महाद्वीपों का नजर आता है। इतने महाद्वीप कुल मिलाकर जो वर्ल्ड मैप है हमें ऐसा नजर आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, उत्तरी अमेरिका ऊपर है, यूरोप है, एशिया है। कुल मिलाकर यही वर्ल्ड मैप हम लोगों ने देखा हुआ है ना, पढ़ाई हम इसी वर्ल्ड मैप के हिसाब से करते हैं। तो शुरुआत में सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, अब हमें इस तरीके का स्वरूप नजर आ रहा है। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना, कोई ना कोई बल तो कार्यरत होगा जो उन सभी महाद्वीप जो जुड़े हुए थे उनको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ये सारे महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे, कोई ना कोई बल तो होगा जिसने सारे महाद्वीपों को अलग अलग कर दिया है। तो उन्हीं बल को आज हम समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम याद रखना है, टॉपिक का नाम है प्रवाह संबंधी बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली होने वाली है। इसमें आज हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से बल थे, ऐसे कौन से फोर्स थे जिन्होंने विस्थापित किया इन महाद्वीपों को, और ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर चले गए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेगनर ने बताया कि भाई सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, महासागर जुड़े हुए थे, पेंजिया, पैंथालासा एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें वेगनर ने बताई। तो फिर वेगनर से लोगों ने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है, हम मान भी गए, सबूत आपने बहुत बढ़िया सबूत दिए कि जो था महाद्वीपों में भी साम्यता है, एक दूसरे से फिट हो रहे हैं, जीवाश्मों का वितरण, प्लेसर निक्षेप, टिलाइट वगैरह, बहुत सब बातें ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो महाद्वीप थे आपस में जो जुड़े हुए थे, एक दूसरे से दूर कैसे चले गए, किन बलों के कारण एक दूसरे से दूर चले गए। ये बात पूछी गई पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, पूरे भूगोल वेत्ताओं के द्वारा। किससे? अल्फ्रेड वेगनर साहब से। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई बल तो जरूर कार्यरत था जिसने मजबूर किया इन महाद्वीपों को एक दूसरे से दूर जाने पर। और जो बल थे वो बल थे पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जिसको हम लोग पोलर फ्लीइंग फोर्स भी बोलते हैं।
और दूसरा जो बल था वो था ज्वारीय बल। ठीक है, ये दोनों बल थे जिनकी वजह से आज जो महाद्वीप हैं ऐसे हो गए हैं, एक दूसरे से दूर चले गए हैं। और कैसे चले गए हैं, तो ये जो बल थे ये कार्यरत थे। ठीक है, उनका कहना था। तो पहला जो बल था वो था ध्रुवीय फ्लाइंग बल। ये क्या कह रहा था, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये जो बल है, पहली बात तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है कौन सा बल, पोलर फ्लाइंग बल, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये जो बल है, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, ये तो आप लोगों को पता है ना भाई। ये पृथ्वी है हमारी और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। अक्ष की अगर मैं बात करूं, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व बोल रहा हूं, पूर्व से पश्चिम नहीं बोल रहा हूं। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ मूव करती है। तो जो पृथ्वी का डायग्राम हम लोग बनाते हैं कि ऐसा गोल सी संरचना हमें नजर आती है, एक्चुअल में गोल है क्या, नहीं, लगभग पृथ्वी क्या है, चपटी हुई है। चपटी है तो ये भूमध्य रेखा है ना, आप लोगों को पता ही है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है पृथ्वी में क्या है, उभार है। मतलब कुल मिलाकर संतरे जैसी है पृथ्वी, एक गेंद जैसी गोल नहीं है, संतरे जैसी है। जैसा संतरा बीच में से लगभग जो होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, कहां पर, बीच में से कहां पर, भूमध्य रेखा के आसपास, वहां से बात चल रही है। तो उन्होंने बोला कि जो पहली बात तो ये कि जो ध्रुवीय फ्लोइंग बल है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, यह हम लोगों को पता है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ है। तो कुल मिलाकर जो वैगनर साहब थे उनका कहना यह है कि पृथ्वी घूम रही है, घूमने के कारण है जो है ज्यादा बल लग रहा है कहां पर, भूमध्य रेखा के पास, और भूमध्य रेखा के पास ज्यादा बल लग रहा है, इसीलिए जो था सारे महाद्वीप, इस बल के कारण सारे महाद्वीप मजबूर हुए और एक दूसरे से कहां चले गए, दूर चले गए। ये बात बोली थी अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कि भाई जिस प्रकार भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा बल लग रहा है, इसलिए सारे महाद्वीप जो थे वो भूमध्य रेखा के पार जो थे, वो मतलब भूमध्य रेखा के आसपास चले गए। तो लोगों ने बोला भैया अगर भूमध्य रेखा के आसपास चले गए तो आज सारे पूरे महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के पास हो जाना चाहिए था, लेकिन सारे महाद्वीप क्या भूमध्य रेखा के पास है? यह है भूमध्य रेखा। सॉरी, तो क्या सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास है? नहीं, सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई वैगनर साहब कि जो है भूमध्य रेखा के पास ज्यादा बल लग रहा है, कैसे कह सकते हैं? तो वैगनर साहब से जब लोगों ने पूछा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ध्रुवीय बल के कारण सारे महाद्वीप जो थे वो एक दूसरे से दूर चले गए थे, क्योंकि ध्रुवीय बल इतना ताकतवर तो नहीं है कि महाद्वीपों को खसका दे। तो उनसे लोगों ने कहा हाँ आप बात बिल्कुल सही बोल रहे थे कि पेंजिया था, पेंथालासा था, डिवीजन हो गया, आपने प्रमाण भी प्रस्तुत करे, वहां तक हम सहमत हैं। लेकिन आप जो बात बोल रहे हो ना कि ध्रुवीय बलों के कारण जो था वो महाद्वीपों का ये स्वरूप सामने आया जो आज हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तो हम भैया इस बात से तो सहमत नहीं है। और ये बात उनकी नकार दी गई वैज्ञानिक कम्युनिटी के द्वारा, जो साइंटिफिक जो समुदाय था कुल मिलाकर उनके द्वारा ये वाली जो बात थी उस बात को नकार दिया गया। तो उन्होंने तो बोला भैया पहले तो ये वाला बल कार्यरत था और फिर ये वाला बल भी कार्यरत था, और दोनों के बलों के कारण जो है वो पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर जो महाद्वीपों का वितरण है वो इस स्वरूप में नजर आया। तो पहला जो बल था वो तो हम लोगों ने नकार दिया। दूसरे बल में उन्होंने बोला कि ज्वारीय बल जो था ये भी कार्यरत था। ज्वारीय बल मतलब जो चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम लोग ज्वार भाटा जिस कारण से आते हैं ना, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा हमारी पृथ्वी पर आता है, ये बात तो हमें पता है। और उनके ही कारण जो था महाद्वीपों में वितरण नजर आया और महाद्वीपों का ये स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो वैगनर साहब से ये बात बोली कि भाई ज्वारी बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता कि महाद्वीपों को ही खसका दे। इतना पावरफुल कोई बल हो सकता है कि जो महाद्वीपों को ही खसका दे, एक दूसरे से इतना दूर कर दे? तो आपकी ये बात से भी हम सहमत नहीं है। तो देखिए ज्वारीय बल। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिससे महासागरों में क्या पैदा होते हैं, ज्वार पैदा होते हैं। भाई सूर्य, जैसे सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, इनके संयुक्त बल से जो है ज्वार भाटा आता है। ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य, ये है चंद्रमा और ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी एग्जैक्ट गोल नहीं बनाई है लेकिन आप समझ जाइएगा, इन दोनों के संयुक्त बल से जो है ज्वार भाटा आता है। ऐसा कहने का मतलब जो था ये था वैगनर साहब का कि इस वजह से, इस बल की वजह से सारे महाद्वीप खसक गए और एक दूसरे से दूर चले गए, जो आज भी जा रहे हैं।
ठीक है। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। वैगनर ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि एक बार में ये बल कार्यरत होगा और महाद्वीप जो है वो खसक गए, नहीं, लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलती रही, तब जाके जो थे महाद्वीप खसके थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने फिर बोला भैया गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना वो इतना ताकतवर तो नहीं हो सकता कि वो महाद्वीपों को क्या कर दे, खसका दे, इसलिए आपकी इस बात से भी हम सहमत नहीं हैं। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। लोगों ने बोला कि नहीं यार, भले ही वो ज्वारीय बल हो, चाहे इसके पहले हम लोगों ने जो बल बताया पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल हो, इन दोनों के कारण जो पृथ्वी में जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से इतना दूर चले जाएं, खसक जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब की इस बात को तो नकार दिया गया वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा। इलॉजिकल लगा लोगों को कि नहीं, इतना पावरफुल बल नहीं हो सकता कि महाद्वीप जो थे इस स्वरूप में आ जाएं। भाई छोटे छोटे महाद्वीप कोई ना, इतने बड़े बड़े महाद्वीप हैं, इतने बड़े बड़े, और एक दूसरे से दूर चल जाएं, वो भी सिर्फ इसलिए कि सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों सिद्धांत बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण जो था पृथ्वी नहीं खसकी, ठीक है, पृथ्वी पर जो महाद्वीप थे वो नहीं खसके, और इसके पहले जो हम लोगों ने बोला पोलर जो फ्लिंग बल था उसके कारण महाद्वीप नहीं खसके, तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भाई फिर खेर से खसके। मतलब कुल मिलाकर जब सारे जुड़े हुए थे और आज हमें जो स्वरूप नजर आ रहा है वो स्वरूप अलग है, तो कोई ना कोई बल तो कार्यरत है, ये दोनों बल तो कैंसिल हो गए। तो फिर कौन सा बल ऐसा था जिसकी वजह से आज हमें पृथ्वी पर ये जो महाद्वीप नजर आ रहे हैं इनका ये स्वरूप है। तो जिन बलों के कारण, जिस बल के कारण जो है आज पृथ्वी पर हमें महाद्वीपों का जो वितरण नजर आ रहा है वैसा, वो उस बल को आज हम समझेंगे और उस बल का नाम है संवहन धारा सिद्धांत। कुल मिलाकर इसके कारण, इस सिद्धांत के कारण आज हमें पृथ्वी पर महाद्वीपों का जो वितरण आज हमें दिखाई देता है वैसा वितरण इस सिद्धांत के कारण नजर आता है। ठीक है, तो हम ध्यान से समझेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है। ये थ्योरी आइए समझते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने दो बल दिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा, एक ध्रुवीय बल देख लिया, हम लोगों ने ज्वारीय बल देख लिया। आज हम जिस थ्योरी को समझेंगे जिसकी वजह से महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं, थ्योरी का नाम है संवहन धारा सिद्धांत, यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की थी। देखिए, आप लोगों को एक डायग्राम याद होगा, इसके पहले वाले जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाला जो भाग था वो उसे हम लोगों ने बोला था क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, बीच वाला जो भाग था उसको मैंने बोला था मेंटल, और नीचे वाला जो भाग था वो कोर था। मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही था। फिर मैंने बोला था कि क्रस्ट, मेंटल हो, कोर हो, तीन सबके ही दो दो हिस्से हुआ करते थे। इसको मैंने नाम दिया था ऊपरी क्रस्ट, इसको निचला क्रस्ट, इसको मैंने बोला था ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। तब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, वो ये कि ऊपरी जो मेंटल है, मतलब ये वाला जिसको मैं येलो कलर में कलर कर रहा हूं, ऊपरी जो मेंटल है मैंने आप लोगों को बताया था ये सेमी लिक्विड अवस्था में, सेमी लिक्विड या जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लास्टिक अवस्था में है ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल। या अपर मेंटल सेमी लिक्विड अवस्था में है, और सेमी लिक्विड अवस्था में होने के कारण यहां पर कुछ संवहनीय धाराएं चल रही हैं। भाई सेमी लिक्विड अवस्था में है मतलब यहां पर ताप तो बहुत तेज है, ताप बहुत तेज है मतलब यहां पर कुछ संवहनीय धाराएं चल रही हैं। ये देखिए संवहनीय धाराएं, यहां पर देखिए ये संवहनीय धाराएं जो है ना वो यहां पर चल रही हैं, और ये संवहनीय धाराओं के कारण ही ये जो प्लेट्स हैं, ये जो महाद्वीप हैं, एक दूसरे से कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। अब ये संवहनीय धाराएं कैसे चल रही हैं इसको हम लोग समझेंगे। कुल मिलाकर मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो मेंटल था, ऊपरी वाला जो मेंटल था, मतलब ये वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन में संवहनीय धाराएं चल रही हैं, और इन संवहनीय धाराओं के कारण ही महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस सिद्धांत का नाम है
संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, क्या बोला गया है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 1930 के दशक में पहली बात तो आप लोगों को याद रखना है कि किसने दी थी ये थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। किसने? आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना को क्या किया? व्यक्त किया। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। भाई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा ये संवहनी धारा उत्पन्न क्यों हो रही हैं? तो यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं जैसे यूरेनियम। इनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो जब एनर्जी रिलीज होती है तो संवहनी धाराओं का एक चक्र जो है वो बन जाता है और इन रेडियो एक्टिव तत्वों के जलने के कारण ही जो ऊर्जा निकलती है वही जिम्मेदार है महाद्वीपों की गति के लिए। ठीक है, तो लिखा गया है कि होम्स ने तर्क दिया पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। ये देखिए धाराएं नजर आ रही हैं, ये मेंटल भी लिखा हुआ है। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र जो है वो विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। कुल मिलाकर ये थ्योरी आई ही इसलिए थी ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि महाद्वीप खसक क्यों रहे हैं, एक दूसरे के दूर क्यों जा रहे हैं। और जो दो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि जो ध्रुवीय बल हम लोगों ने देखा था या ज्वारीय बल हम लोगों ने देखा था, ये कुल मिलाकर समझा नहीं पा रहे थे पूरे वैज्ञानिक समुदाय को कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं। इसलिए आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत को लेकर आए ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो महाद्वीप हैं एक दूसरे के दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, पास भी आ रहे हैं। भाई आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्लेट्स जो हैं वो पास आ रही हैं, कौन कौन से महाद्वीप पास आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर ही जा रहे हैं। तो या दूर हो या पास हो, कुल मिलाकर वो संवहनी धाराओं के कारण ही आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी। आप लोगों से डायरेक्ट लघुत्तरी जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि भाई संवहनी धाराएं क्या है या संवहनी धारा सिद्धांत को समझाइए। उसमें आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो में जो मैंने समझाया है समझ में आया है, मैं सक्षम हूँ आप लोगों को समझाने में, तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोगों को पढ़ना है महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। कुल मिलाकर लोग क्या थे, फोकस कर रहे थे, स्टडी जो फोकस थी हम लोगों की वो फोकस थी महाद्वीपों के अध्ययन के, क्योंकि सारे महासागर जो हैं वो ऊपर से देखने पे तो एक ही जैसे लगते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की। हम लोगों ने मतलब मैं वैज्ञानिक समुदाय की बात कर रहा हूँ, पूरे वैज्ञानिक समुदाय ने शुरू में स्टडी नहीं की किसकी, महासागरों की, और महाद्वीपों पर ही जो था वो फोकस होता रहा, क्योंकि महाद्वीपों पर संरचनाएं अलग अलग हमें नजर आती हैं। महासागरों पर जो संरचनाएं नजर आती हैं वो हमें नजर मतलब महासागरों में जो संरचनाएं होती हैं वो हमें नजर नहीं आती हैं, और सारे महासागर तो एक ही जैसे नजर आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था बताइए, सोच कर देखिए, वीडियो पॉज करिए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1944 के बीच। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासकर अमेरिका और यूएसएसआर में जो तनातनी चल रही थी, जो दुश्मनी चल रही थी, उस वजह से समुद्र में ये देखा गया कि यार समुद्र के नीचे भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से जहाजों का आवागमन हुआ करता था। अटलांटिक महासागर में बहुत से सैकड़ों जहाज जो थे एक दूसरे के आर पार जो है भेजा करते थे। कुल मिलाकर सर्विलांस या निगरानी रखा करते थे कि भाई वो देश क्या कर रहा है, ये देश क्या कर रहा है। तो समुद्र में जो जहाज ट्रेवल किया करते थे तो एक दूसरे की जासूसी पर करने के उद्देश्य से समुद्र में ये देखा करते थे कि भाई कुछ चीज लुकी तो नहीं है, कोई चीज छिपी तो नहीं है। इस वजह से बहुत ज्यादा आवागमन जब समुद्रों का हुआ तो लोगों ने स्टडी की समुद्र के तल की समुद्र के नीचे जो है वो क्या हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं कोई पनडुब्बी चल रही हो या कोई हथियार ले जा रहा हो, समुद्र के नीचे से दिख नहीं रहा हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये गतिविधि दोनों ही जो कंट्रीज थी, खासकर अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ की।
तब जब समुद्र की देखा उन्होंने कि नीचे यार क्या है देखें तो जरा, तब उन्होंने पाया कि भाई समुद्र के नीचे तो बहुत सी संरचनाएं मौजूद हैं। समुद्र के नीचे तो ज्वालामुखी भी है, समुद्र के नीचे तो पर्वत भी है, समुद्र के नीचे तो खाई भी है। तब हमें पता चला, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को समुद्र का जो अधस्थल, अधस्थल का मतलब होता है जैसा मैदान हमें महाद्वीपों पर नजर आता है, स्थल पर जिस पर हम खड़े होते हैं, उसी तरीके का मैदान तो यार समुद्र के नीचे भी है। तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि समुद्र के नीचे भी अनेक संरचनाएं विद्यमान हैं। तो यहां पर यही थ्योरी दी गई है कि महासागरों की बनावट और आकार विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। जो कि पहला समझाया जाता था कि हमें लगता था कि यार महासागर के नीचे, पानी के नीचे एक सपाट मैदान हुआ करता होगा, और क्या होगा भाई, टब जैसा होगा कि टब में जैसा पानी भरा है, अंदर हाथ डालेंगे तो टब कैसा चिकना होता है, ठीक है, वैसा ही कोई चिकना मैदान हुआ करता होगा महासागर के नीचे भी। लेकिन बाद में हमारी आंखें अचंभित रह गई कि नहीं भैया, निचला मैदान नहीं है, नीचे तो पर्वत भी हैं, ज्वालामुखी भी हैं, पठार भी हैं, सब कुछ है नीचे, जो ऊपर है उससे ज्यादा क्या है, नीचे है। इवन ये तक बातें जो थी वो पता चली, वरन उनमें भी उच्चावच पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो है, पहले हमें लगता था कि ये समुद्र तल है, इसके नीचे एक सपाट मैदान हुआ करता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में क्लियर हुआ उसके नीचे तो पर्वत भी हैं, ठीक है, उसके नीचे तो पठार भी है, उसके नीचे तो ज्वालामुखी भी है भैया, ज्वालामुखी फूट रहा है लगातार, उसके नीचे तो मैदान भी है, और उसके नीचे बड़े बड़े क्या है, पर्वत भी हैं, जिनको हम कटक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कटक क्या होता है। और बड़ी बड़ी खाइयां भी हैं, तो नीचे हम लोगों को खाइयां भी नजर आई। ऐसा नहीं है कि समुद्र तल जो है एकदम प्लेन है, नहीं, बहुत से उच्चावच। और ये जो संरचनाएं हमें नजर आ रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं उच्चावच। क्या बोलते हैं? उच्चावच। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक चीजें वो जो मैंने समझाई हैं वो क्लियर होंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें, गहरी खाइयां जो प्रायः महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होती हैं, स्थित हैं। मतलब यहां से वैज्ञानिक समुदाय में जो था, कुल मिलाकर खलबली मची और उन्होंने जिज्ञासा जताई। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। कुल मिलाकर अब कटक क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है, नीले कलर से बनाना है क्या? चलिए नीले कलर से बना देता हूं। पानी, ये देखिए, मान लीजिए कि ये समुद्र है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसका जो तल है, जहां तक समुद्र की गहराई है, वहां पर पता चला कि यार एक ज्वालामुखी जो था ना, वो ज्वालामुखी फूट रहा है। ये ज्वालामुखी है ना, ये ज्वालामुखी लगातार जो था फूट रहा है। ज्वालामुखी से लावा जो है वो लगातार फूट रहा है। जब लावा लगातार निकलेगा तो अपने आसपास कचरे को इकट्ठा करेगा, और लेयर पे लेयर जो है, लेयर पे लेयर जो है वो बनती जाएगी, और लेयर पे लेयर बनती जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कटक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटक। कटक। कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वाला मैप देखिए, यहां पर देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस पूरे अटलांटिक महासागर में ऊपर से नीचे तक ना पर्वतों की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला पाई जाती है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। इसी को बोला जाता है कटक। भाई ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको लगता है ना सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो भैया ये है, मैंने बोला एंडीज है, फिर हम लोगों ने हिमालय तो देख लिया, हिमालय के भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया। हाँ, ये तो महाद्वीपों की तो बहुत छोटी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो समुद्र के नीचे है, और समुद्र के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है, जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत श्रृंखला है, इसी को तो बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक। क्या बोलते हैं? मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। भाई आज के समय ये अध्ययन में स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र के नीचे जो चट्टान पाई जा रही है ना, समुद्र के नीचे मतलब कहां पर? यहां समुद्र के नीचे जो चट्टान पाई जा रही है, ये वाली चट्टान एकदम क्या है? नवीन है।
इसकी तुलना में जो महाद्वीप पर चट्टानें पाई जा रही है, मान लीजिए यहां पर महाद्वीप है कोई, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, वो चट्टानें तो क्या है, पुरानी है। कैसे? क्योंकि मैंने आप लोगों को अब भी बताया कि यहां पर मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है तो उससे लावा निकल रहा है। भाई लावा निकलेगा तो वो चट्टान तो नई चट्टान ही लाएगा ना, पुरानी चट्टान कैसे लाएगा? तो यहां से जो लावा से जो मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा कोई लावा ही बोलते हैं, आप लोग पता है ना। तो यहां से जो लावा निकल रहा है और जो कटक बन रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि समुद्र के नीचे तो नई चट्टानें हैं। नई चट्टानें मतलब समुद्र का जो तल है वो बन रहा है, नया तल है। मतलब महाद्वीप की चट्टानें अगर 100 करोड़ साल पहले की हैं, तो महाद्वीप की चट्टानें अगर 100 करोड़ साल पहले की हैं, तो महासागर की चट्टानें तो सिर्फ 20 करोड़ साल पहले की हैं। तो इससे क्या पता चला कि आज के समय में जो महाद्वीप में चट्टानों की आयु जो है, वो चट्टानों की आयु बहुत ज्यादा है, और महासागरों के नीचे जो चट्टानों की आयु है या चट्टानें जो है वो नवीन है, नई चट्टानें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कटक क्या होते हैं। पहली चीज तो पहला क्वेश्चन कटक पूछा जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, कोई भी चलते फिरते एक बात बताओ कि महाद्वीप की चट्टानें नई है कि महासागर की चट्टानें नई है? तो आप बोलोगे कि महासागरों की जो चट्टानें हैं वो नई हैं, क्योंकि महासागरों की चट्टानों, महासागर के नितल पर निरंतर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है, निरंतर ज्वालामुखी से लावा निकलता है। लावा निकलता है तो नवीन चट्टानों को लेकर आता है, इसलिए महासागरों की जो चट्टानें हैं वो नई हैं और महाद्वीपों की चट्टानें जो हैं वो पुरानी हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। कुल मिलाकर यह बोला जा रहा है, ये देखिए यहां पर, कि अगर यहां पर कोई ज्वालामुखी हो, सपोज करिए ये ज्वालामुखी यहां पर है और ज्वालामुखी लगातार फूट रहा है तो जो मैग्मा है वो यहां पर इकट्ठा हुआ, ये मैग्मा यहां पर इकट्ठा होगा, ये यहां पर इकट्ठा होगा, यहां पर कुल मिलाकर मैग्मा जो है वो इकट्ठा होते जाएगा ना। तो हम लोग पाएंगे कि ये जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें यहां पर निकल रही है ना, ये चट्टानें पहली चीज तो नई है। ठीक है, पहली चीज तो चट्टानें क्या है, एकदम नई है। ये सब कुछ जो येलो कलर में बना रहा हूं, ये कौन सी चट्टानें हैं, नई चट्टानें या नवीन चट्टानें हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर हम ज्वालामुखी के लेफ्ट साइड जाएं, यहां पर जाएं, और ज्वालामुखी के राइट साइड जाएं, यहां पर जाएं, तो दोनों चट्टानों की जो संरचना है, दोनों की आयु जो है वो समान है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर आप अनार फोड़ें, कोई जमीन पर रखें, अनार फोड़ें, तो अनार फोड़ने के बाद कुछ धुआं, कुछ राख इस साइड गिरती है, कुछ राख जो होती है वो इस साइड गिरती है। दोनों राख एक जैसी होती है ना, ऐसा तो ना होता है कि लेफ्ट साइड जो है पुरानी राख और राइट साइड जो है वो नई राख रहेगी। ऐसा होता है कि जब आप अनार फोड़ते हैं, दिवाली पे फोड़े होंगे ना अनार, जलाए होंगे, तो अनार के दोनों साइड की जो राख होती है वो सेम आयु की होती है, सेम संरचना की होती है। वैसे ही महासागर के नीचे जो ज्वालामुखी है उसके दोनों ओर की जो चट्टानें हैं वो सेम संरचना वाली पाई गई हैं, दोनों की आयु जो है वो सेम संरचना की पाई गई है, और दोनों ही संरचनाएं जो हैं वो क्या है, नवीन है या पुरानी हैं, वो दोनों ही संरचनाएं क्या हैं, वो नई हैं। और नई जब मैं बात करता हूं तो तुलना की जाती है महाद्वीपों से। महाद्वीपों की तुलना में ये चट्टानें जो हैं वो नई चट्टानें। कुल मिलाकर अगर मैं यदि मैं क्रक्स आप लोगों को बताऊं तो क्रक्स ये है कि ये है अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहां पर जो चट्टानें हैं, यहां महासागरों की जो चट्टानें वो नई चट्टानें हैं, क्योंकि कटक सिर्फ यहां पर नहीं है, ज्वालामुखी सिर्फ यहां पर नहीं है, ज्वालामुखी बहुत से महासागरों में है, हर महासागर में है जो नीचे फूट रहे हैं। मतलब हर महासागर से नई चट्टान बाहर आ रही है, और महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो पुरानी चट्टानें। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि संवहनी धाराओं की वजह से महाद्वीप एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से पास आ रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों का इंटरेस्ट जगा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में, सिंक्रोनाइज्ड वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।